वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो मैं हूँ स्वाति। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में डिस्कस किया था। ग्लाइकोलाइसिस जो कि हम कंप्लीट फिजियोलॉजी के रेस्पिरेशन में भी हम पढ़ते हैं और एक बायोकेमिस्ट्री का भी पार्ट है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम ग्लाइकोलाइसिस का जो भी बैकग्राउंड हुआ था पायरुवेट में, उसके फर्दर क्या आगे प्रोसेस होगी, क्या बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ब्रेकडाउन होता है, वो दो मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और जब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसे ही हमने क्या कहा था, ग्लाइकोलाइसिस कहा था, और जो कि सेल साइटोप्लाज्म में होती है। वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब जो 2 पायरुवेट बना उसका क्या फेट हो सकता है? तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो एरोबिक कंडीशन में क्या होता है कि ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये जो रिएक्शन होती है इसका कन्वर्जन ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे इसका कन्वर्जन हो जाता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो 5 मॉलिक्यूल एंटर कर रहे थे ओवरऑल, और एक मॉलिक्यूल CO2 को निकल गया, तो यहाँ पे ओवरऑल 4 कार्बन बैलेंस है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर ओवरऑल बैलेंस रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम होता है कि नहीं तो एटम्स को बनाया जा सकता है, नहीं उसे तोड़ा जा सकता है। तो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन ही यहाँ पर होता है। अब ये जो एसिटाइल एंजाइम को एंजाइम ए बना, ये एंटर होता है क्रेब साइकिल के अंदर, और क्रेब साइकिल के अंदर यहाँ पे होता है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं, एनर्जी भी बनती है और रिड्यूसिंग पावर भी जनरेट होती है, और यहाँ पे ये सब प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा होता है। अब देखते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में हमने स्टडी किया, ग्लाइकोलाइसिस हुआ जिससे कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर। अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में हमें पता है कि सेल के अंदर बहुत सारा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो आगे की जो प्रोसेस है इसके ब्रेकडाउन की वो चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये पायरुवेट इंटर होता है मैट्रिक्स में। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये है इनर मेम्ब्रेन, और अंदर का जो है वो मैट्रिक्स। पायरुवेट मैट्रिक्स में एंटर होता है, और मैट्रिक्स में एंटर होने के बाद यहाँ पर क्रेब साइकिल चलेगा, लिंक रिएक्शन चलेगी, और उसके बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सेल से रिलीज आउट कर दिए जाएंगे और एनर्जी को यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ से गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं, उसे ब्लड के थ्रू ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, और डिफरेंट फॉर्म में ये लंग्स के बाहर हम इसे एटमोसफियर में छोड़ देते हैं, जिसे ही हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस और इनके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट के बनते हैं, और ये पूरे प्रोसेस आगे की जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ा कि पायरुवेट का क्या फेट है, तो पायरुवेट का फेट यहाँ पर हमने 3 तरह के फेट पढ़े थे, फर्मेंटेशन, एरोबिक कंडीशन में। तो यहाँ पे हम एरोबिक कंडीशन को लेके चलते हैं कि एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट का फेट आगे क्या होता है। तो एरोबिक कंडीशन को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। हम फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक कंडीशंस को अलग, एनारोबिक कंडीशन को अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे पायरुवेट जो है ये पहले हमने कंफर्म कर लिया है कि जो पायरुवेट है वो आगे यहाँ होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच जाता है, राइट। पायरुवेट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के ये मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर हो चुका है। अब आगे की रिएक्शंस हम यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ही स्टडी करेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये रिएक्शंस कहाँ पे हो रही है, किस कंपार्टमेंट में चल रही है। तो यहाँ पर पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट यहाँ पर कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, ए के अंदर, विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। यहाँ पर CO2 रिलीज होता है, प्लस सिंथेसिस होता है NADH का, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर आगे अपने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट चेन रिएक्शन में डोनेट करते हैं। ये एसिटाइल को एंजाइम ए अब साइक्लिक केमिकल रिएक्शंस में एंटर करता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं। क्रेब साइकिल को ही, क्योंकि हेंस क्रेब ने इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या रखा गया, क्रेब साइकिल रखा गया, जिसे ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट साइकिल में ये जो केमिकल साइकिल चलता है, इसमें यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, वो सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड साइकिल ही होता है। वो यही क्या है यहाँ पर यही यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो कि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड होता है। अब यहाँ पे ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर विद द सिंथेसिस ऑफ CO2 एंड NADH। तो ये यहाँ पे कहलाती है लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन क्या करती है, ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने का काम ये करती हैं। तो ये दोनों के बीच में काम करती हैं और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लिंक रिएक्शन कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये जो स्टडी करेंगे, इसमें हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे कि सेल आखिर अपनी एनर्जी कैसे बनाती है। हम जो लिविंग सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हम कैसे अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स भी काम करती हैं, हम इतना वर्क डाउन करते हैं, हमें मैकेनिकल एनर्जी भी चाहिए, स्केलेटल एनर्जी भी चाहिए, ब्रेन इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इतनी एनर्जी हम बना कैसे रहे हैं। तो हमें इन रिएक्शंस के थ्रू हमें पता लगेगा कि यहाँ पर हम एनर्जी कैसे जनरेट कर रहे हैं और किस फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है। फर्दर हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्हें यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत यहाँ पे इतना सेल के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा है, इतनी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर चल रही होती है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिएक्शन सेल में साथ में चल रही होती हैं। तो सेल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पर सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं और एनर्जी यहाँ पे जनरेट की जाती है। अब जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बना लिंक रिएक्शन से, अभी हमने पढ़ा लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम बना जो कि टू कार्बन का मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो एक साइक्लिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और डिफरेंट यहाँ पर एंजाइम यूज होते हैं, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बीच बीच में सिंथेसाइज होते हैं और एक पूरा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है और ऐसे करके यहाँ पर एनर्जी, रिड्यूसिंग पावर वगैरह सब जनरेट होता है। इसे ही क्रेब साइकिल कहा जाता है। तो इसे डिटेल में समझते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो एंटर करता है रिएक्शन में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि ऑलरेडी पहले साइकिल में प्रेजेंट चल रहा होता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों कंबाइन होते हैं और सिट्रेट का फॉर्म करते हैं। सिट्रेट यहाँ पे क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे सिट्रेट बनता है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं, सिट्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पर सिंथेस की हेल्प से ये मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर सिट्रेट बनाते हैं और सिट्रेट है फर्दर यहाँ पर एकोनिटेस की हेल्प से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है और फिर आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और जहाँ भी रिएक्शंस में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ लगा हुआ है, उसका मतलब है कि वहाँ पर NADH2 या फिर FADH2 रिड्यूसिंग पावर बन रही है। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज। सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेट डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मेलेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेस एंड मेलेट कन्वर्ट होता है वापस अगेन ऑक्सीडाइल कोएंजाइम के अंदर विद द हेल्प ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलता है जिसे ही क्रेब साइकिल कहा जाता है और इसमें लगातार एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, बाहर से एंटर होता रहता है। और यहाँ पर हम इस वाले साइकिल में देखते हैं कि यहाँ पर जब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में जो कन्वर्जन होता है, यहाँ पर NADH का सिंथेसिस होता है, यहाँ पे एक NADH बनता है, CO2 रिलीज होता है। फिर यहाँ पर जब अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ पर भी एक CO2 रिलीज होता है और इसके साथ साथ यहाँ पर सिंथेसिस होता है NADH का, NADH2 का, राइट। और फिर यहाँ पर सक्सिनेट से जो फ्यूमरेट का कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पर बनता है FADH2। FADH2 यहाँ पर
रिड्यूसिंग फॉर्म में बनता है। एंड फिर जब मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे भी एक NADH2 बनता है। तो ये 3 जगह यहाँ पर रिएक्शन नंबर 3, 4 एंड 8 यहाँ पर NADH2 3 मॉलिक्यूल NADH2 के बनते हैं। 3 एंड 4 नंबर की रिएक्शन में CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। एंड 6 नंबर की रिएक्शन में FADH2 बनता है। एंड ATP एंड GTP यहाँ पर सिंथेसिस होते हैं 5th नंबर के स्टेप में। तो कंप्लीट यहाँ पर क्रेब साइकिल के अंदर ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है सेल में कंटिन्यू। और ये जो बीज मेटाबोलाइट्स है जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स भी सेल में सिंथेसाइज होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो सकते हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कीटोन बॉडीज वगैरह भी यहाँ पर सिंथेसिस होती हैं। तो सेल में ये साइकिल चलता है और इसमें जो एंड प्रोडक्ट बने हैं NADH2 एंड FADH2 ये फर्दर आगे प्रोसेस में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर क्रेब साइकिल का अगर हम कंप्लीट जो 8 स्टेप में कन्वर्ट हुआ, जहाँ पर 8 डिफरेंट एंजाइम को हमने देखा, तो यहाँ पर टोटल 3 NADH2 का सिंथेसिस हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 सिंथेसिस हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे CO2 के रिलीज हो रहे हैं। ये कब हो रहा है? जब 1 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे एंटर हुआ। लेकिन ये दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम को चलाने के लिए यहाँ पे क्रेब साइकिल को 2 बार चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल ये पर साइकिल का कैलकुलेशन है कि जब एक बार ये साइकिल चलता है तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन चूंकि 2 मॉलिक्यूल एंटर होंगे तो यहाँ पे साइकिल को 2 बार चलना होगा, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहे हैं, तो ओवरऑल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहाँ पर 6 NADH2, 2 FADH2 एंड 4 CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पर क्रेब साइकिल में रिलीज होते हैं। अब हम आगे स्टडी करेंगे कि जो NADH2 बना, FADH2 बना, CO2 और इन सब का यहाँ पर आगे फर्दर क्या यूज होगा। अब अभी तक जो हमने पढ़ा वो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल। अभी तक हमने ये पढ़ा, हमने ग्लाइकोलाइसिस, ये हमने यहाँ पे लिंक रिएक्शन पढ़ी एंड क्रेब साइकिल। तो ओवरऑल यहाँ पर हम इनका कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने 3 मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ी, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन है, क्रेब साइकिल। तो इनका यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पर कोई भी CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होते हुए हमने नहीं देखा। 6 कार्बन यहाँ पर एंटर होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, और पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहाँ पर 2 पायरुवेट के निकलते हैं, तो ओवरऑल 6 कार्बन यहाँ पर कंजर्व रहते हैं। लेकिन जब पायरुवेट लिंक रिएक्शन से बनाता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम, तो यहाँ पे CO2 का रिलीज होता है। 6 कार्बन इंटर होते हैं, लेकिन 5 ही कार्बन यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में ओवरऑल प्रेजेंट होते हैं दोनों मॉलिक्यूल में, तो 1 कार्बन का यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो 1 कार्बन का जो लॉस होता है वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। फर्दर जब एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल में इंटर होता है, तो फिर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से फिर 2 CO2 मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर तीनों ही रिएक्शन में अगर हम देखें तो ग्लूकोज के 6 कार्बन 6 CO2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 बार क्रेब साइकिल चलाना पड़ेगा, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल से 2 बार क्रेब साइकिल चलाना पड़ेगा, एंड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए 2 बार क्रेब साइकिल चलाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने एक एक के लिए कैलकुलेशन करी है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारा ओवरऑल यहाँ पर प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर लॉस हो जाते हैं CO2 के फॉर्म में। तो इसे ही हम कहते हैं कि 6 कार्बन इन्वॉल्व हुए थे एंड 6 कार्बन क्या हुए? लॉस हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। तो 6 कार्बन के इंटर होते हैं कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन में, जो कि CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं रिस्पायरेशन में। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में, और फर्दर इनका जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में प्रोसेस जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को सेल क्या करती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब मैट्रिक्स में जो क्रेब साइकिल चला उससे जो प्रोडक्ट बने वो पूरा केमिकल रिएक्शंस मैट्रिक्स में हुआ। अब मैट्रिक्स में क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर क्रेब साइकिल से हमें प्रोडक्ट बने,
क्रेब्स साइकिल से बनने वाले प्रोडक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में आगे प्रोसीड करते हैं और आगे जाके यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है। तो चाहे फैटी एसिड्स हो, ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड्स हो, ये सब ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली क्या कहाँ पर ब्रेक डाउन होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं। और ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है, जहाँ से इन्हें ब्रेक डाउन करके CO2 के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। और जो रिड्यूसिंग पावर बनती है NADH2 एंड FADH2, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से चलती हैं और इलेक्ट्रॉन को आगे डोनेट कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में। ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट किया जाता है और जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है उसे एटीपी सिंथेसिस किया जाता है और यही एटीपी सिंथेसिस अब एनर्जी करेंसी के फॉर्म में काम करती है सेल में और यही एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी का सोर्स है। तो ये पूरी प्रोसेस हम यहाँ पे कहाँ चल रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो सिट्रिक एसिड साइकिल चल रहा है एंड यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल चल रहा है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चल रहा है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेटिव वर्ड यूज किया गया है। एंड फॉस्फोराइलेशन यूज किया गया है कि एडीपी का जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी के साथ जोड़ा जाता है, एटीपी का सिर्फ सिंथेसिस होता है, इसीलिए फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस कहा गया है। तो अल्टीमेटली जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो फैटी एसिड हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं कहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस के। अल्टीमेटली ये सब अपने एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन होते हैं और फिर यहाँ से क्रेब्स साइकिल के थ्रू ये प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है मैट्रिक्स के अंदर, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और इसी प्रोसेस को यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। अब जो सेल के अंदर मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट बने हैं क्रेब्स साइकिल से NADH2 एंड FADH2, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर चलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो यहाँ पर NADH2 एंड FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं और इन कॉम्प्लेक्सेस को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो होते जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट होता है जो कि मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में, ये है मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन की जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है और इसी ग्रेडियंट को फिर फर्दर एटीपी बनाने में यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के नाम थोड़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है, यहाँ पे इसे मेंशन कर देती हूँ मैं, NADH डिहाइड्रोजिनेस। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है। यहाँ पे ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है और ये यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे कॉम्प्लेक्स 2 तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स 2 जो है यहाँ पे वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे ओवरऑल 5 कॉम्प्लेक्सेस अरेंज होते हैं एक के पास एक और यही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 जो है, कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और फाइनली यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स और प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स 5, जिसका नाम है एटीपी सिंथेस, जो कि मेन एटीपी सिंथेसिस बनाने का काम करेगा। ये एक्चुअली प्रोटॉन पंप है और ये यहाँ पे एटीपी बनाने का काम करेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5, ये यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन पर अरेंज होते हैं और 1 बाय 1 यहाँ पे लाइन से रो में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे NADH2 एंड FADH2 है। NADH2 जो है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल से आया, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 को दे देता है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन को पास करता है कॉम्प्लेक्स 2 के साथ और यहाँ पे प्रोटॉन की पंपिंग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी करता है। फर्दर यहाँ पे जो FADH2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है क्रेब्स साइकिल से, वो कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पे एक क्विनोन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को फर्दर कॉम्प्लेक्स 3 के पास ले जाता है और कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन को आगे पास करने के साथ प्रोटॉन को बाहर पंप करता है और फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन करके
वाटर बनाकर प्रोटॉन को आगे पंप करता है। तो यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट जनरेट किया जाता है और इसी प्रोटॉन का ग्रेडियंट जनरेट होने के बाद इसी ग्रेडियंट को पोटेंशियल को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो एटीपी सिंथेसिस बनाने के लिए यूज करेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो अब हमें पता लगेगा उस क्वेश्चन का आंसर कि आखिर इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, ये पावर जनरेटर क्यों है। हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पूरे लिविंग सिस्टम के क्या करता है, पावर को जनरेट करता है, एनर्जी को बनाता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में हमने अभी पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स हैं 1 2 3 4 ये यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन को इकट्ठा कर देते हैं। बहुत सारे प्रोटॉन यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और एक मोटिव प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है और ये फोर्स क्या करता है, ये एटीपी सिंथेस है। ये एटीपी सिंथेस जो है वो है कॉम्प्लेक्स 5, जिसे कॉम्प्लेक्स 5 कहा जाता है। एटीपी सिंथेस से ये प्रोटॉन पंप है और ये क्या करता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन को पंप करता है मैट्रिक्स में। और इसी पंपिंग से जो यहाँ पर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और उस जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल केमिकल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रोटॉन की वजह से हो रहा है और इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से ये बना है। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पर पोटेंशियल को यूज करके ये जो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये यहाँ पर एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके एटीपी बनाता है। और ये इसी वजह से यहाँ पर लगातार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनती रहती है और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या वो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, क्योंकि ये लगातार एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर सेल को एनर्जी देता रहता है और पूरे सिस्टम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से जनरेट होने वाली इसी एटीपी को एनर्जी के फॉर्म में यूज करता है। सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द प्रोसेस ऑफ लिविंग सिस्टम, एवरी ऑर्गन्स जो भी हमारे बॉडी के यूज कर रहे हैं एनर्जी को, वो सब कहाँ से आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से। यही एटीपी है जो कि हमारा पूरा लिविंग सिस्टम एनर्जी के फॉर्म में से यूज कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने किया क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास फ्यूल आया। फ्यूल इन फॉर्म ऑफ व्हाट, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ तो वो ब्रेकडाउन होते होते चाहे फैटी एसिड्स हो प्रोटीन हो, उनका ब्रेकडाउन होने की वजह से यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम आया। अब ये फ्यूल मिला माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑक्सीजन भी ब्लड सप्लाई के थ्रू हमने ब्रीदिंग करी, ऑक्सीजन अंदर आई और वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंची। तो फ्यूल और O2 मिलते ही माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करा, एनर्जी बनाई। और ये लगातार एनर्जी बनती जा रही है और तभी हम यहाँ पर हमारा लाइफ क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूल और O2 मिलते ही इसने एटीपी बनाई और ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है और लिविंग सिस्टम लगातार इसी एनर्जी को यूज कर रहा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब यहाँ पे 3 बेसिक क्वेश्चन है कि ओवरऑल अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो 1 ग्लूकोज से 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये स्टैंडर्ड अभी तक रिसर्च से पता चला है कि फाइनली जो है 1 ग्लूकोज जब टूटता है लगभग वो 32 एटीपी यहाँ पर बनती है। तो ये एक मेन क्वेश्चन है कि 32 एटीपी कैसे बने, उसका पूरा कैलकुलेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, जब ये एटीपी बन रही है तो इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रही है, तो O2 का रोल क्या है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि 32 एटीपी कैसे बनता है, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 32 एटीपी कैसे बनता है, तो उसका हम ओवरऑल कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो यहाँ पर एक NaDH2 जब कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो ओवरऑल पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 10 इलेक्ट्रॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में पंप करता है। और जब एटीपी सिंथेसिस से यहाँ पर 4 प्रोटॉन पंप होते हैं, 4 प्रोटॉन की पंपिंग होती है जिसकी वजह से यहाँ पे 2.5 एटीपी का जनरेशन होता है। तो जब 1 NaDH2 से यहाँ पर 2.5 एटीपी यहाँ पे ओवरऑल बनती है। वैसे ही जब 1 FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पर FADH2 के केस में 4 प्रोटॉन ओवरऑल पंप होते हैं
और फोर प्रोटॉन पंप होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल एटीपी सिंथेस जो है वो 1.5 एटीपी बनाता है। तो 1 FADH2 से 1.5 एटीपी बनती है और 1 NADH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो एटीपी सिंथेस जो है वो से 2.5 एटीपी यहाँ पे बनाता है। तो ऐसे करके जब 2 NADH2 ये 2.5 के हिसाब से 5 एटीपी हो जाएगा, 2 NADH2 5 एटीपी हो जाएगा, 6 NADH2 यहाँ पर 2.5 इंटू 6 हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 2 FADH2 3 ATP 2 GTP यहाँ पे 2 ATP बनाता है। ATP एंड GTP थोड़ा ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट है कि प्लांट के केस में थोड़ा GTP बनता है, एनिमल के केस में यहाँ पे ATP बनता है। तो ओवरऑल इस कैलकुलेशन के हिसाब से प्रोटॉन की पंपिंग कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 में कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू होती है और NADH2 के केस में यहाँ पे 10 प्रोटॉन पंप होते हैं जो कि 2.5 ATP यहाँ पर बनाते हैं। तो ऐसे ही ओवरऑल यहाँ पे कितने हो गए हमारे 32 ATP कैलकुलेशन से आ जाएंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस से, लिंक रिएक्शन से, क्रेब्स साइकिल से एंड ETSC से जो भी ओवरऑल हमारे इलेक्ट्रॉन का गेन ATP का गेन होगा वो कितना होगा 32 ATP 1 ग्लूकोज के थ्रू बनेंगे। डाइजेशन में क्या होता है कि जब ग्लूकोज को एब्जर्व करके इसका ब्रेकडाउन किया जाता है और O2 को यूज़ करके CO2 को रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज के कार्बन है वही ब्रेकडाउन होके CO2 के फॉर्म में लॉस हो रहा है इनका। तो इसे ही गैसियस एक्सचेंज लगातार मेंटेन किया जाता है ताकि सेल के अंदर क्या हो, लगातार ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता रहे और लगातार एनर्जी बनती रहे। तो कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करने के लिए लगातार यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज भी जरूरी है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है और इसी वजह से लगातार एनर्जी बनती रहती है। तो ओवरऑल हमें 32 एनर्जी का कैलकुलेशन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो दो रिएक्शन, ओवरऑल कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों से मिलके यहाँ पे ओवरऑल जिसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ की हर प्रोसेस को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है और यही प्रोसेस जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वही हमें कंटिन्यू एनर्जी का सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं। यही कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शन लगातार हमारे अंदर चल रही हैं जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और लगातार हमारे लाइफ प्रोसेस को क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि लाइफ एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है जो कि लगातार, जिसमें कि लगातार एनर्जी का फ्लो मेंटेन चाहिए और जब सिस्टम में फ्री एनर्जी अवेलेबल होगी तभी हमारा सिस्टम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। तो लाइफ का एक सिंपल सा फंडा है, नो एनर्जी नो लाइफ। अगर हमारे लाइफ का मतलब ही नहीं है अगर एनर्जी नहीं है तो लाइफ को चलाने के लिए लगातार हमें एनर्जी चाहिए। जैसे हम इंजन वगैरह चलाते हैं तो उसमें भी तो हम फ्यूल प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो लगातार काम करता रहे। तो हम अगर ओवरऑल सिस्टम को देखें कि हमारे अंदर प्रोसेस क्या चल रही है, तो सेल के जो बड़े मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये बनते हैं। सेल लगातार इन्हें बनाती है। बनाएगी कहाँ से? जो इनके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, जैसे अमाइनो एसिड्स से प्रोटीन बनेगा, शुगर से ये पॉलीसेकेराइड्स बनेंगे, फैटी एसिड्स से लिपिड्स बनेंगे, नाइट्रोजन बेसिस से न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। तो इनका लगातार सिंथेसिस होना प्लस इनका ब्रेकडाउन होना। जो बड़े मॉलिक्यूल है, फैट्स जो भी हम खाने के थ्रू, डाइट के थ्रू ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हम इन्हें कंज्यूम करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले। तो इनका ब्रेकडाउन ज़रूरी है और एनर्जी, जिससे कि एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं CO2 H2O गैसेस बनती है और इन गैसेस को क्या किया जाता है, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। तो ये कैटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक, इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बीच यहाँ पर केमिकल एनर्जी को लगातार यूज़ किया जा रहा है। ये केमिकल एनर्जी ATP के फॉर्म में, NADH के फॉर्म में, NADP प्लस के फॉर्म में, इनके फॉर्म में लगातार इन दोनों प्रोसेस के बीच में कंटिन्यूस चल रही है और इसी वजह से हमारा ओवरऑल सिस्टम क्या करता है, काम कर रहा है। अगर इनमें से एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म अगर हमारे अंदर नहीं हो तो फिर हमारी लाइफ क्या होती है, नहीं चल पाती है। लाइफ रह नहीं पाएगी। तो लगातार इनका कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म लगातार बनना टूटना यही लाइफ के अंदर चलता रहता है। तो शायद अब इन सब रिएक्शंस को पढ़ के हमें समझ में आया होगा कि कैसे लाइफ के अंदर सारी रिएक्शंस चल रही है, हर ऑर्गेनिजम्स में चल रही है। चाहे हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, या बड़े एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, हर लाइफ जिसे भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, तो वहाँ पर सारी एनर्जी का ये ऐसे ही प्रोसेस जहाँ से एनर्जी बनाई जाती है लिविंग सिस्टम में। तो इस लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस को कंक्लूड किया, क्रेब्स साइकिल को डिस्कस किया,
एनर्जी के कैलकुलेशन को स्टडी किया कि कितना हमें एनर्जी मिला, 1 ग्लूकोज से हमें 32 एनर्जी कैसे मिल रहा है, उसका पूरा कैलकुलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन को समझा, और O2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर O2 का क्या यूज़ है। तो इलेक्ट्रॉन O2 जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। ऑक्सीजन के अलावा इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है यहाँ पर, वो कोई और मॉलिक्यूल नहीं कर पाया है इवोल्यूशन के दौरान, ऑक्सीजन ही नेचर ने सिलेक्ट किया। तो क्यों एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो इसमें एक पावर होती है। इसी वजह से O2 को यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करता है और एटीपी सिंथेसिस करता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें इस लेक्चर में मिले हैं, और ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। So thank you for your patience, and thank you for watching this video. Like, share and subscribe this channel. Thank you. Subscribe this Solved by Swati for the more science content and biology lectures. Thank you.